नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हैं बेहड़ा सादात जिला मुजफ्फरनगर में। राकेश जी से जानेंगे नेचुरल खेती के बारे में। आपने सुभाष पालेकर जी का नाम तो सुना ही होगा। उनकी पद्धति पर ये खेती करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा मुनाफा होता है और सुभाष पालेकर जी की पद्धति क्या है, राकेश जी से जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा अपने बारे में बताया दर्शकों। जी, धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम राकेश कुमार, ग्राम बेहड़ा सादात, विकासखंड मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर। 2017 दिसंबर में मैंने पालेकर जी का लखनऊ में प्रशिक्षण लिया जी, और प्रशिक्षण लेते समय ही मैंने प्रॉमिस किया कि मैं किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करूँगा। अच्छा राकेश जी, पहले बात करते हैं सुभाष पालेकर जी की पद्धति में क्या क्या आता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और क्या क्या वो सिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं आप। सुभाष पालेकर जी पद्मश्री अवार्डी हैं जी, और उनका जीवन बचाने के ऊपर, जीवन बीमारियों से कैसे बचें, जी, उसी के बारे में समर्पित है पूर्ण रूप से। जी, और उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आते हैं देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल, देसी गाय के पेशाब का इस्तेमाल किया जाए जी, और उसमें जीवामृत के लिए वो बोलते हैं जीवामृत और घन जीवामृत जी, और बीजामृत, और जो कीट लग जाए उसके लिए 10 पर्णी अर्क है, उसके लिए अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और आपका सब धन्यांकुर अर्क है। जी, इस तरह का प्रयोग करके हम अपने फसल को कीटों से बचा सकते हैं और भरपूर पोषण के लिए हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग के बारे में पालेकर जी बताते हैं जी। इसका। अच्छा राकेश जी, हमें आप ये बताएं, हमने सुना है सुभाष पालेकर जी बहुफसलीय खेती पर जोर देते हैं। तो आप हमें बताइए, आपने कितने एकड़ में आप सुभाष पालेकर जी की पद्धति से खेती कर रहे हैं और आपने क्या क्या लगाया, उसके बारे में बताइए। हाँ महोदय, मैंने सुभाष पालेकर जी का जनवरी 18 से ही विधि उनकी अडॉप्ट कर ली और समय समय पर भी बातचीत होती रहती है। साथ हम आलू लेते हैं, आलू का अवशेष, आलू परिपक्व होने के बाद जो अवशेष बचता है आलू, और उसके अलावा ऊपर का वेजिटेटिव पोर्शन जो बचता है वो फसल में जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है, जो आगे फसल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। राकेश जी, हमें आप ये बताएं, 1 एकड़ में आपने 10 से 15 फसलें लगा रखी हैं, उनका नाम बताएं कौन कौन सी एक बार। मैंने अक्टूबर सोइंग गन्ना किया, अधिकतर अक्टूबर सोइंग गन्ना लगाता हूँ। इसी अक्टूबर में 4 बीघे मैंने गन्ना बोया। गन्ने में मैंने पीली सरसों लगाई। कुछ हिस्से में घर के खाने के लिए सब्जी लगाई, रोज की सब्जी, जैसे आलू लगाया मैंने, उसके बाद उसमें गोभी लगाई, टमाटर लगाया, पालक लगाया, धनिया लगाया, लहसुन लगाया। इस तरह की फसलें मैं ले रहा हूँ और रोज़ की अपना सब्जी का काम चलता है। आलू खोद लिए, अपना घर ले गए, पालक ले काट के ले गए, साग बना लिया, हरी मिर्च लगा रखी बहुत तेज़ वाली, रखिए घर के यूज के लिए। अगर कोई किसान भाई पालेकर जी की पद्धति को अपनाकर मतलब 10-15 एकड़ में फार्मिंग करता है, तो उसको बेचेगा कहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बेचने के लिए सरकार हालांकि प्रयासरत है। वो कहती है कि ग्रुप बनाओ, समूह बनाओ और बहुत सारे समूह मिलकर एक एफपीओ बनाओ। लेकिन धरातल की बात यह है कि एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं मानता गांव में, तो इस समस्या समूह बनने में आती है। मैंने प्रयास किया 2 बार, करीब 3 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं कि समूह बने, लेकिन नहीं बन पाता समूह। खाली कागज़ में बनाना चाहें तो बन सके, लेकिन धरातल पर नहीं बन पाता। अब सर, हमने कहीं ना कहीं सुना है जो पालेकर जी की पद्धति है, वो जो हमारा ये वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, वो मना करते हैं कि अपनी नेचुरल फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना, जबकि ज़्यादातर आपने देखा होगा वैज्ञानिक भी बताते हैं इसको डालें। तो वो क्यों मना करते हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, ये जैविक कृषि में आता है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग। हालांकि साइंटिस्ट, भारत सरकार के जितने भी साइंटिस्ट हैं, IARI, ICRI, कृषि मंत्रालय और जितनी भी समस्त यूनिवर्सिटी हैं भारत में, सभी लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्व भी इसमें
हैं, उपस्थित हैं, जो कि लेबोरेटरी प्रमाणित करती है। लेकिन पालेकर जी ये बोलते हैं इसमें कि इसमें जो ये केंचो एसिनोफेटिडा गोबर को खा के ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है, तो उसमें लेड आता है, शीशा, जो कि हम ज़मीन में डालते हैं और उत्पादन हमें जो मिलता है वो उत्पाद में हमारी फसल में, जैसे गेहूं में हमने डाला वर्मी कंपोस्ट तो गेहूं के दाने में आता है, गन्ने में डाला तो गन्ने के रस, गुड़ और चीनी में आता है लेड। तो उससे बचाव के लिए पालेकर जी इसको एकदम से मना करते हैं, अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि इसका प्रयोग न किया जाए, इसे हतोत्साहित किया जाए। हाँ, तो उसकी जगह वो घन जीवामृत का प्रयोग, जीवामृत के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं। अच्छा राकेश जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ महोदय, जैविक फार्मिंग और प्राकृतिक फार्मिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। जैविक फार्मिंग में हम गोबर का प्रयोग, गोबर की खाद का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, नेडअप कंपोस्ट का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, इस तरह से हम करते हैं। और वो जैविक फार्मिंग होगी, जैविक खेती होगी। और नेचुरल फार्मिंग में हम गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हरी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे और हम ये वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग केवल ये है कि हम फसल को एक फसल में ही कई फसलें लगाएंगे। हमें ये बताओ, घन जीवामृत और जीवामृत इसे बनाने की क्या विधि है, थोड़ा सा विस्तार से बताओ, कैसे बनेगा? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं कहूँगा कि लोग बाग जो सुन रहे हैं, ये बहुत किसानों के मुंह पे रहता है, जुबान पे रहता है, घन जीवामृत पर बनाने की विधि 80% कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में थोड़ा बताया कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पहले मैं बताऊंगा घन जीवामृत कैसे बनाएं। 1 एकड़ में हमें घन जीवामृत बनाने के लिए 2 क्विंटल गोबर, देसी गाय के गोबर की जरूरत है। अच्छा, वो देसी चाहिए, HF वगैरह नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, और किसी HF का या भैंस का गोबर नहीं चलेगा, देसी गाय का गोबर। 2 क्विंटल गोबर और करीब 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़। किसान भाई नोट करते रहे, ठीक है जी। और लगभग आधा किलो मिट्टी ऐसी जगह की, जैसे पीपल के नीचे की, जहाँ पे रासायनिक खाद ना पड़ा हो, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। हाँ हाँ, ऐसी जगह से जहाँ पे रासायनिक खाद न पड़ा हो, वो मिट्टी लेके हम गोबर को फैलाएंगे, उसे बारीक करेंगे।